हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे 8वीं क्लास का है एससीईआरटी की किताबें। एससीईआरटी की किताबें हम लोग स्टडी कर रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। अगर आपके पास ये बुक है तो अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, एक बार अच्छे से स्टडी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपके पास एनसीईआरटी और एससीईआरटी की सारी किताबें हैं तो बीपीएससी यहीं से प्रश्न बनाता है ना। चाहे मार्केट में कितना भी मैटर पढ़ लीजिए, अगर आप सटीक किताबें एक बार नहीं पढ़ते हैं तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग 8वीं क्लास का जो एससीईआरटी का किताब है वही हम लोग कर रहे हैं। तो देखेंगे हम लोग परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। परमाणु ऊर्जा यहाँ पे देखिए कहता है कि यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल होता है। यूरेनियम, है ना, जो जादूगोड़ा में आपको भारत में झारखंड का एरिया देखेंगे तो जादूगोड़ा में यह मिलता है। और कहता है कि यह पिच ब्लेंड में पाया जाता है ना, पिच ब्लेंड में पाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का बताइए पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है यह तारापुर में स्थापित किया गया। और तारापुर जो है, तारापुर एटॉमिक एनर्जी जो है ये आपको महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1955 में किया जाता है, 1955 में। हालांकि अगर बात करें तो बिजली उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो भारत का जो राज्य है वो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का आता है। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में बिजली का जो यूनिट है सबसे महंगा है ना। चलिए आगे देखते हैं। यही कहता है कि पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है इसकी स्थापना 1955 में किया गया। कहाँ पे? तारापुर में, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। और अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है ना। परमाणु ऊर्जा केंद्र देखते हैं और स्थान देखते हैं। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि नरौरा कहाँ पे है ना, तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। नरौरा परमाणु एटॉमिक एनर्जी हो जाएगा, है ना। ये देखिए राणा प्रताप सागर जो केंद्र है ये कोटा में हो जाएगा। और कोटा कहाँ पे है? राजस्थान में। याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। कल्पक्कम भी है, कल्पक्कम के बारे में भी पूछा जा सकता है। कल्पक्कम जो परमाणु ऊर्जा गृह कहाँ पे है? तमिलनाडु में हो जाएगा। और नरौरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा जो पहला होता है ना, 1955 में स्थापित किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे काकरापारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। काकरापारा, काकरापारा कहाँ पे है? तो काकरापारा आपका गुजरात में हो जाएगा। याद रखिएगा, इसे याद रख ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। काकरापारा कहाँ पे हो जाएगा? तो गुजरात में। कैगा कहाँ पे हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाता है ना। कैगा जो है परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है कैगा कर्नाटक में हो जाएगा। कुड्डलकुलम जो है और तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में हो जाता है ना। देखिए तमिलनाडु के कामुती में सौर ऊर्जा संयंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र है और यह 648 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। तमिलनाडु के कामुती में सौर ऊर्जा संयंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र हो जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इकाई 2 हो जाएगा, है ना। इकाई 2 हो जाता है भारतीय कृषि में कुछ चीज़ें हैं जैसे झूम की खेती। देखिए झूम की खेती अक्सर जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिकतर होता है। जैसे बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। असम भी हो जाता है, असम में भी है, मिजोरम में भी होता है ना। मिजोरम, नागालैंड, अधिकतर जो वहाँ पे जो राज्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र का वहाँ पे झूम की खेती होती है ना। झूम की खेती होती है। अगर हम बात करें तो झूम की खेती को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग स्लैश एंड, यहाँ पे देखिए स्लैश एंड, है ना, एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। बर्न फार्मिंग कहते हैं, है ना। इस झूम खेती को हम लोग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे अगर देखेंगे तो जंगलों को काट करके, है ना, जंगल को काट करके फिर वहाँ साफ करके जो खेती किया जाता है फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं लोग, उसी को हम लोग झूम की कृषि बोलते हैं।
अगर हम लोग झूम कृषि की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी झूम की खेती होती है, और उस झूम की खेती का जो वहाँ पे नाम है, वहाँ का जो लोकल नाम है, उसको हम लोग दहिया बोलते हैं, है ना। झूम की खेती है, ठीक है, जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, उसको दहिया कहा गया है। आपको कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एक और भी देखते हैं, उड़ीसा में इसको, ये देख रहे हैं ना, उड़ीसा में इसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फसल है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो 3 प्रकार की कृषि किया जाता है ना। एक खरीफ हो जाएगा फसल, दूसरा रबी फसल हो जाता है, और तीसरा जायद हो जाता है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे हम लोग खरीफ फसल की बात करें तो ये मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोए जाते हैं, है ना, और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। किसको? तो खरीफ फसल को। खरीफ फसल के उदाहरण ही याद रखिए, जैसे धान हो जाएगा, है ना, मक्का हो जाता है, जूट हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं, जो ये फसल आप देख रहे हैं, धान का, मक्का का, जूट का, मूंगफली का, यह खरीफ फसल हो जाता है ना। खरीफ फसल हो जाता है। अक्सर पूछ देता है कि धान का फसल कौन सा फसल हो जाएगा, तो यह खरीफ फसल हो जाता है ना, खरीफ हो जाएगा। और गेहूँ पूछ देगा, है ना, गेहूँ, तो यह रबी हो जाता है। कृषि करने वाले जो लोग होंगे वो कभी इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते, है ना। रबी फसल की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो गेहूं हो जाएगा, है ना, चना हो जाता है, जौ हो जाएगा, मटर और मसूर हो जाता है ना। और ये सर्दियों में इसकी खेती होती है, और इसको हम लोग देखेंगे खरीफ का, तो ये गर्मियों में अक्सर ये खेती किया जाता है और मानसून पे आधारित होता है। इसके लिए सिंचाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहते हैं कि गर्मी के मौसम में जायद जो है ना, कम समय में यह फसल तैयार हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे तो तरबूज हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगा, खीरा, और बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जिसका उत्पादन होता है, और यह जायद की कैटेगरी में शामिल होता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो बिहार के दाल क्षेत्रों में दलहन की फसल खूब होती है। जैसे आप देखेंगे तो चना का सर्वाधिक उत्पादन पटना के क्षेत्र में होता है। पटना, अगर मुंगेर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दलहन की खेती होती है। अगर दाल के उत्पादन की बात करें हम लोग भारत में तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। और दाल की अगर बात करें हम लोग पूरे विश्व में तो दाल सबसे ज़्यादा विश्व में अगर बात करें तो भारत में ही उत्पादन करता है, लेकिन लोगों के घरों में थाली में यही दाल की कमी रह जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे नारियल में आप देखेंगे तो केरल में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, या दक्षिण भारत की डेल्टाई क्षेत्र में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ना। सरसों की बात करें तो सरसों देखेंगे आप लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है ना। मध्य प्रदेश, उसके बाद ये महाराष्ट्र हो जाता है ना। पूछा गया सवाल है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? यह मध्य प्रदेश हो जाता है। और मध्य प्रदेश में ही दाल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, दाल का, है ना। अगर बिहार में पूछ दिया कि बिहार में सर्वाधिक दाल का उत्पादन कौन करता है तो पटना हो जाएगा। चना का सर्वाधिक उत्पादन आप देखते हैं, अगर आप अभी के समय में मतलब इस समय देखेंगे तो चना का उत्पादन मतलब होने लगता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल पकड़े जाते हैं। अगर हम लोग SCERT पे अच्छा से पकड़ बना ले, है ना, तो आपके BPSC के द्वारा पूछे गए बिहार टीचर के एग्ज़ाम में या BPSC के एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेंगे। बहुत सारे मैटर हैं जो अच्छा लगता है, इम्पॉर्टेंट है, उसी को कलेक्ट किया जाता है और आपके सामने, और कुछ एक्स्ट्रा भी हम बताने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको याद रहे, है ना। जैसे हम जूट की बात करें तो जूट को हम लोग सुनहरा रेखा भी कहते हैं, है ना, सुनहरा रेखा भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सुनहरा गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये देखिए जूट की सर्वाधिक जो उत्पादन होता है बिहार में पूर्णिया में होता है। अगर पूछेगा कि जूट के सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है तो पूर्णिया हो जाएगा। हम लोग अगर भारत की बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन सा राज्य है जो करता है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
है ना। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है और बिहार पूरे भारत में द्वितीय स्थान रखता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है तो बांग्लादेश हो जाएगा, है ना। जूट का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है पूरे विश्व में, तो ये बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है, बांग्लादेश। और बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का वो आपका पूर्णिया हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जूट की खेती होती है, जैसे किशनगंज देखेंगे तो किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा और सहरसा का क्षेत्र है, यहाँ पे जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पे किशनगंज में देखेंगे तो किशनगंज में चाय की खेती भी बहुत ज़्यादा होता है ना। और किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा भी होता है यहाँ पे किशनगंज में। अगर हम लोग बात करें दरभंगा का, तो दरभंगा में सबसे ज़्यादा मखाना होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मखाना आपके बिहार में ही होता है। और बिहार में जो प्राथमिक, जो सबसे शीर्ष पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो दरभंगा हो जाता है ना, दरभंगा। और मछली का उत्पादन की बात करें तो दरभंगा उसमें दूसरा स्थान है, मधुबनी का पहला स्थान हो जाता है ना। भारत में असम, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले में चाय की फसल होती है ना। आगे यहाँ पे देखते हैं, भारत में असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय, त्रिपुरा, है ना, यहाँ पे भी भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है ना। कॉफ़ी की अगर बात करें हम लोग कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कॉफ़ी का ये सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे तमिलनाडु और केरल में भी इसका उत्पादन होता है। अगर हम लोग बात करें कि भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है, भारत जो है विश्व में चाय का अग्रणी जो है निर्यातक कंट्री हो जाता है। और बिहार का कृषि मानसून पर आधारित है ना, ये तो आप लोग बना ही लीजिएगा। कृषि जो है बिहार की, चाहे भारत की बात करें तो मानसून पे ही आधारित है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, बिहार का कृषि मानसून पर आधारित हो जाता है। हरित क्रांति के बारे में पूछा जाता है। हरित क्रांति भारत में सबसे पहले 1965-1966 में आया, है ना, 1965 और 66 में आया, याद रखिएगा, हरित क्रांति। और हरित क्रांति जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लाया गया था। कब? 1965 और 66 में। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, श्री विधि तकनीक क्या है? श्री विधि तकनीक क्या है? तो यह तकनीक उत्तम बीज चयन की प्रक्रिया को दर्शाता है ना। जैसे हम लोग दार्जिलिंग के हैप्पी घाटी के चाय की विश्व में सर्वाधिक मांग है। अगर पूछा जाता है, जैसे में आप लोग देखते हैं दार्जिलिंग का जो चाय है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर हम लोग दार्जिलिंग के बारे में पूछे कि दार्जिलिंग है कहाँ पे, तो आपका पश्चिम बंगाल में हो जाता है। यह सवाल पूछा गया है ना, दार्जिलिंग। और यहाँ पे जो हैप्पी घाटी है, यह यहाँ पे जो चाय की खेती होती है ना, इसके विश्व में सबसे ज़्यादा डिमांड है। चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय जो लोग हैं वो कछारी लोग रहते हैं, कछारी लोग, है ना। तो चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, कछारी लोग रहते हैं, थोड़ा सा छोटा किया जाए, ज़्यादा हो जा रहा है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूज को जाता है ना। असम घाटी में जो व्यापारिक स्तर पर जो चाय की बात किया जा रहा था, चाय उत्पादन को संगठित रूप से शुरू करने का जो श्रेय है रॉबर्ट ब्रूज को जाता है। और ये ब्रिटेन के बाजार में इन्होंने 1823 में स्थापित किया था, ठीक है। इकाई हम लोग तीसरा करेंगे, उद्योग हो जाता है ना। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कुटीर उद्योग की बात करें, हमारे भारत में ये कुटीर उद्योग भी बहुत एक विशेष स्थान रखता है। जैसे विशेष पूंजी नहीं होता इसमें, बहुत कम पूंजी में ही इसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और परिवार के सदस्य ही इसका काम करते हैं। जैसे में टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना, ये आपका कुटीर उद्योग में हो जाता है। अगला देखते हैं लघु उद्योग। अगर लघु उद्योग की बात करें तो 1 करोड़ से कम निवेश वाला जो काम होता है वो लघु उद्योग की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे छोटी मशीनें, जैसे रेशम का उद्योग हो जाएगा, माचिस का निर्माण वगैरह हो जाएगा, ये सारे के सारे लघु उद्योग में ही आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बृहत उद्योग, है ना। तो बृहत उद्योग में देखते हैं यहाँ पे, तो बृहत उद्योग 1 करोड़ से अधिक बड़े पैमाने पर उद्योग एवं वस्तु का उत्पादन होता है और इसका जो डाटा है बढ़ गया है ना। जैसे सर्वाधिक क्षेत्र उद्योग की बात करें यहाँ पे, जैसे सेल हो जाता है, भेल हो जाता है, रेल कारखाना हो जाएगा,
ठीक है। निजी क्षेत्र उद्योग की बात करें तो टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, ये सारे हो जाते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग जो है। उसके बाद संयुक्त क्षेत्र की बात करें जो सरकार और निजी दोनों को मिलाकर के होती है, मारुति उद्योग हो जाता है ना, मारुति उद्योग हो जाएगा। इसका जो उदाहरण हम लोग देखेंगे सहकारी क्षेत्र में सुधा और केरल का नारियल हो जाता है ना। चलिए और भी आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, है ना। इकाई 3 क लौह जो इस्पात उद्योग है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग और केंद्र की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा पूछा जा सकता है कि बोकारो जो है लौह इस्पात उद्योग जो है यहाँ पे कहाँ पे स्थापित किया गया, बोकारो, तो ये आपको झारखंड में हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि बोकारो का निर्माण किसके सहयोग से हुआ, तो सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया, है ना। किसका, तो बोकारो का। उसके बाद एक जमशेदपुर की बात कर दे तो जमशेदपुर जो है ना, इस्पात जो उद्योग है ये आपको झारखंड में हो जाता है ना। राउरकेला भी पूछ सकता है कि राउरकेला जो लौह इस्पात है यह कहाँ पे है, तो उड़ीसा में हो जाएगा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुआ, तो जर्मनी के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था, है ना। जर्मनी के सहयोग से याद रखिएगा। और बोकारो जो है सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना होता है। भिलाई जो है लौह इस्पात उद्योग जो देखते हैं आप, भिलाई यह छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है और इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बोकारो जो झारखंड में है सोवियत संघ के सहयोग से बना, है ना। दूसरा राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा में है, किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से बना। अगला सवाल पूछता है भिलाई किसके सहयोग से बना, तो सोवियत संघ के सहयोग से बना। भिलाई कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे दुर्गापुर का, तो दुर्गापुर जो लौह इस्पात जो केंद्र है यह पश्चिम बंगाल में हो जाता है और इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ, है ना, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। ये सारा का सारा चीज़ें याद रखिएगा। बर्नपुर जो लौह इस्पात है यह आपको पश्चिम बंगाल में हो जाता है ना। और विजयनगर जो है हॉस्पिट अगर बात करेंगे तो ये कर्नाटक में हो जाएगा। और सेलम की बात करें तो ये तमिलनाडु में हो जाता है। और भद्रावती की बात करें तो यह कर्नाटक में हो जाता है। ये सारा का सारा आप रट ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। बीपीएससी में ये सवाल पूछा ही जाएगा, अधिकतर सवाल पूछे ही जाते हैं। आप लोग कम से कम प्रश्न बनाइएगा तो पता चलेगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा किसके सहयोग से क्या बना, कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो बनता है ना, ये पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, भारत में इस्पात बनाने का पहला जो कारखाना है 1907 में साक्षी नामक स्थान पर, कहाँ पे, तो साक्षी नामक स्थान पर श्री जमशेदजी टाटा द्वारा लगाया गया। और ये जो स्थान है झारखंड में है, ठीक है। भारत में जो इस्पात बनाने का पहला कारखाना है इसकी स्थापना आपको 1907 में किया गया। कहाँ, तो साक्षी में किया गया। और साक्षी कहाँ पे है, तो झारखंड में हो जाता है। किसके द्वारा, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा इसका निर्माण किया गया, याद रहेगा। और भारत विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है ना। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा लोहे का, स्पंज लोहे का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, उत्पादक राज्य हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इकाई हम लोग तीसरा देखेंगे। SCERT की जो सर्व शिक्षा जो अभियान की किताबें आप देख रहे होंगे उसके इकाई नंबर 8वीं क्लास का जो है तीसरा भाग हो जाएगा, है ना। इकाई 3 का ख हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देश में पहला कपड़ा मिल, है ना, देश में पहला कपड़ा जो मिल है चलिए आगे हम लोग देखेंगे, है ना। बहुत पढ़ना है अभी और हम आपके डिमांड को पूरा करेंगे। जितने भी सारे चीज़ें हैं आप लोगों ने जो भी डिमांड रखा है हम बहुत जल्दी इसको कोशिश करेंगे सब कुछ करने का, है ना। ऑफलाइन क्लास भी चलता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, पूरा का पूरा टाइम हम रात में ही देते हैं, फुल टाइम पूरे रात में 5 बजे सुबह तक हम आपके लिए काम करते हैं, 10 बजे रात से लेकर के 5 बजे सुबह तक। तो चलिए आपका जो टारगेट है हम पूरा करेंगे, है ना, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आपके लिए बहुत मेहनत करें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इकाई 3 का ख हो जाता है। देश में पहला कपड़ा मिल की बात करें तो 1818 में इसकी स्थापना हुआ था कलकत्ता में, है ना। देश में पहला कपड़ा मिल 1818 में, है ना,
कलकत्ता में यह लगाई गई। असल में कामयाबी 1854 ईस्वी में मिली जब मुंबई में कपड़ा मिल लगाया गया, है ना। तो याद रखिएगा, देश में पहला कपड़ा मिल जो है 1818 कहाँ पे, कलकत्ता में लगाई गई। असल में कामयाबी जो होता है 1854 में लगाया गया जब मुंबई में कपड़ा मिल जो का स्थापना किया गया। देखिए, कहा जाता है कि मशीनों द्वारा कपास से बीज निकालने जाते हैं जिसे गिनिंग कहते हैं, है ना। मशीनों द्वारा कपास से बीज निकाले जाते हैं। हालांकि हम लोग ये देखते हैं कि कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन है अभी वर्तमान में देखेंगे तो गुजरात करता है ना, गुजरात करता है। और देखिएगा, ये जो कपास का उत्पादन है, पहला तो नंबर 1 गुजरात आ जाता है, दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र का। और यह कपास की खेती जो है काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है ना, काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है, काली मिट्टी। और यह काली मिट्टी जो है इसी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना, रेगुर मिट्टी। और इसी को हम लोग काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इसका जो विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्रों में है, तेलंगाना के क्षेत्रों में ही इसका ज़्यादा प्रभाव दिखता है। और यही वजह होता है कि गुजरात में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। दूसरा स्थान है कपास का महाराष्ट्र करता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। मानव निर्मित रेखा, है ना, जैसे मानव निर्मित देखेंगे तो यहाँ पे नाइलॉन जो बनाए जाते हैं मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, पॉलिस्टर जो है, एक्रेलियम है और रेयन हो जाता है। कपास का उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में खूब होता है ना। नंबर 1 कौन है, गुजरात है। और दूसरा स्थान क्या है, महाराष्ट्र का। गया की मानभूमि बिजली एवं हाथों से चलने वाले हथकरघों पर सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। कहाँ, गया के मानभूमि में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है हम लोगों का, रेशम के कीड़ों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है ना। पूछा जाता है आपसे कि रेशम के कीड़ों को, है ना, किस पेड़ पर पाला जाता है, तो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है इसे, है ना। और ये जो कीड़े हैं एक प्रकार का रस शरीर से निकालते हैं और कोकून बनाते हैं, कोकून। और इन्हीं कोकून से रेशम के धागे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि रेशम का सर्वाधिक अभी उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन करता है इसका, है ना। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। और यहाँ पे देखेंगे भागलपुर में सिल्क के कपड़े बनते हैं। भागलपुर कहाँ, बिहार में, है ना। और इसी भागलपुर को हम लोग यहाँ पे सिल्क सिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। और यहीं पे भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में ही आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना विक्रम धर्मपाल ने करवाई थी, है ना। और यहीं पे गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है आपको भागलपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र की अगर बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का जो उत्पादन है मुंबई करता है, सूरत और अहमदाबाद करता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेन्नई, कोयम्बटूर, लखनऊ और कानपुर में सूती जो वस्त्र है, जो पूरे भारत में अगर बात करें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में, जो आधुनिक युग तक यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले तक सूती वस्त्र के लिए हमारा जो भारत है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था पूरी दुनिया में, है ना। बाद में यही अंग्रेज़ों के द्वारा इसी घर को सूती वस्त्र का भंडार बना दिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नया मशीन था उससे बनाई गई सारी सूती वस्त्र यहीं पे ला करके रख दिया गया और यहाँ के जितने भी उन्नत चीज़ें थी सब खत्म हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग देखेंगे। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये लुधियाना में है। आज भी जाइएगा तो ऊनी का जो कपड़ा जो उद्योग है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे बहुत सारे कारखाने वहाँ पे अभी स्थापित किए हैं। लुधियाना में लेह हो जाएगा, कानपुर और कश्मीर हो जाता है। अगर हम लोग सिल्क की बात करें तो भागलपुर हो जाएगा, है ना। कर्नाटक और वाराणसी हो जाता है। असम, तमिलनाडु और केरल हो जाता है। भारत जो है जापान को सूत निर्यात करता है, सूत, है ना। किसको, तो जापान को करता है। कर्नाटक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेशम वस्त्र का उत्पादन जो है कौन करता है, भागलपुर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है तो कर्नाटक हो जाएगा। और कर्नाटक के बाद आपका जो दूसरा स्थान है बिहार का भागलपुर हो जाएगा।
है ना, भागलपुर। और रेशमी वस्त्रों को भागलपुरी सिल्क भी कहते हैं, है ना। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। अहमदाबाद को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, एक दो और होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही डिटेल से इसका बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें दिया गया है ना। बहुत अच्छा फैक्ट है और आपके एग्ज़ाम के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रौद्योगिकी उद्योग जो है इसको हम लोग करेंगे, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कोशिश करेंगे 2 3 4 जैसे भी वीडियो होता है कंप्लीट किया जाए, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। अभी बहुत सारा करना है, 7th 8th 9th 10th ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस भी बहुत सारा भी बाकी है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और आप लोग एक बार कोशिश करें, आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी और संगियों के बीच में इसे ज़रूर प्रसारित करें, है ना। और अच्छा लगता है आपका कमेंट्स पढ़ के, हम सोचते हैं आपके बारे में और आपके डिमांड को हम ज़रूर कोशिश करते हैं पूरा कर सके, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ते, हमें मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है और एनर्जी भी मिलता है पढ़ करके, है ना। बाकी तो कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन अच्छा लगता है ना। अच्छी बुरी हर बातें सुनने में मज़ा आता है। तो चलिए हम लोग जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरह हम लोग भी मेहनत करें, है ना। हम दोनों की मेहनत से ही समझिए कि आपकी सफलता जो है सुनिश्चित होती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।